आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। अरे सब कहाँ बैठेगी, इधर भी आ जाओ। ओए लड़की इधर आओ। चलो ध्यान दो, बात बंद। देखो चैप्टर का जो नाम हम लोग का चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। सेंटर का ये स्पेलिंग होता है ना जी। चैप्टर है सेंटर ऑफ मास। और ध्यान से सुनेगा जी, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम क्वेश्चन बनाने देंगे, बन भी जाना चाहिए क्वेश्चन। आ जाओ। ठीक है। अच्छा देखो, आज से पहले हम लोग जब लॉस ऑफ मोशन पढ़ते थे तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। जैसे सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम क्या करते थे कि इस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला फोर्सेस होता था ना, उसको बीच में लगता हुआ दिखाते थे। जैसे mg लग रहा है तो mg ऐसे बीच से दिखाते थे, कोई इस पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ऐसे दिखाते थे, मतलब सब चीज़ को सेंटर पे लगता हुआ दिखाते थे। मतलब हम एक्चुअली में करते क्या थे, एक और तरीका है कि जब हम किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ले लेते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ले लेंगे, नीचे की तरफ mg लगता हुआ दिखा देंगे, इधर कोई भी जो भी फोर्स लग रहा है वो लगता हुआ दिखा। बात को समझो, हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका सभी फोर्सेस को किसी एक पॉइंट पे लगता हुआ दिखाते हैं। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं ना कि सारा का सारा जो फोर्स है वो किसी एक पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन असल में फोर्स तो कहीं पे भी लग सकता है। कोई भी, जैसे ये वाला फोर्स है, ये कहीं साइड में ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। होता क्या है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल मास को किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं। अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का सारा मास एक छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और हम पूरा ऑब्जेक्ट का फोटो वोटो नहीं बनाते हैं, हम एक पॉइंट को ही पूरा ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं या मान लेते हैं। उसके बाद सारा का सारा फोर्सेस उसी पॉइंट पे लगता हुआ दिखा देते हैं। इससे होता क्या है, मेरा कैलकुलेशन आसान थोड़ा सा हो जाता है। हमको पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को देखने का जरूरत नहीं होता है। जैसे वर्क एनर्जी में हम लोग एक चेन का क्वेश्चन किए थे, याद है सबको? तो पूरा लंबा सा चेन था, हम चेन को रिप्लेस कर दिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो कि उसके सेंटर ऑफ मास पे था। इससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। तुम लोग देखिए, अगर हम पूरे चेन को कंसिडर करते हैं तो हमको पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और अगर हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लेंगे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के पूरे मास को किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं। वो पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट के पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, उसी पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। सीधा सा बात है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास लिखो। बोले लिखना, द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द object, whole mass of the object can be assumed to be concentrated
to be concentrated is called its center of mass, is called its center of mass. मेरे ख्याल से बात तुम लोग समझ गए होगे। मेनली हम लोग जहाँ वो जो चेन वाला प्रॉब्लम किए थे ना, उसी दिन हम लोग इस बात को समझ लिए थे। हम क्या करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट के बदले में एक पॉइंट को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, है ना। क्या वजह अंकित, माथा दर्द, नींद आ रही है? अच्छा। अब देखो समझना थोड़ा बात को। हम क्या करते हैं, सिंस सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जी, जैसे अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है ना। तो हम किसी भी पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज करो हम तुमसे पूछे सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका, तो तुम बोलोगे सर इस पॉइंट पे है। तो अगर तुम ऐसे बोलोगे कि इस पॉइंट पे है सर, तो हमको एग्जैक्टली नहीं ना पता चल पाएगा कि वो पॉइंट कौन सा है या कहाँ पे है। लेकिन अगर तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दोगे कि सर एक ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो हम एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि वो पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट को हमको सेंटर ऑफ मास मानना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ता है। तो एक्चुअली कहा जाए, जब तुमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो हमको असल में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ताकि हमको वो पॉइंट एग्जैक्टली मिल जाए कि वो पॉइंट कहाँ है, हम अच्छी तरह से समझ पाए। अब अगर हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, मतलब हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन मानना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक्स एक्सिस ही नहीं रहा, वाई एक्सिस ही नहीं रहा, ओरिजिन ही नहीं रहा, तो कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा? बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो जब भी हम लोग सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड काम करते हैं, तो हमको सबसे पहले किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान लेना होता है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोग स्वतंत्र हो, कहीं पे भी ओरिजिन मान सकते हो। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम कहाँ पे कैसे ओरिजिन मानते हैं। किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस मान सकते हैं, किसी भी लाइन को वाई एक्सिस मान सकते हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे कि हमको अगर सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना है या आगे बढ़ना है इस फील्ड में, तो सबसे पहले हमको ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वगैरह भी मान लेना पड़ेगा, उसको मान के आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सपोज सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला टॉपिक आता है वो होता है सेंटर ऑफ मास of discrete point objects। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, देखो समझो डिस्क्रिट का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है ये वर्ड यूज करना, ये वर्ड लिखना। डिस्क्रिट का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस नहीं है, छितरा हुआ है, कोई मास यहाँ, कोई मास यहाँ, कोई मास यहाँ, कोई मास यहाँ, कोई यहाँ, अलग अलग जगह पे, उसको कहते हैं डिस्क्रिट मास। और एक होता है कंटिन्यूअस मास। जैसे अगर मान लो हम एक मान लो रॉड ले लें, तो इस रॉड में जो मास होगा वो तो एकदम कंटिन्यूअसली होगा, यहाँ भी मास होगा, यहाँ भी मास होगा, यहाँ एकदम कंटिन्यूअसली मास भरा हुआ होगा, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस मास। और डिस्क्रीट मास का मतलब क्या हो गया, कोई पार्टिकल यहाँ पे सपोज करो, ठीक है, इस पार्टिकल का मास हम m1 अज्यूम कर लेते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ पे है सपोज करो, इसका मास को m2 अज्यूम कर लेते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ है सपोज करो, इसका मास m3 अज्यूम कर लेते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ है सपोज करो, इसका मास m4 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब समझना हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना, हम कहीं पे भी सपोज यहाँ पे हम ओरिजिन ले लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ ओरिजिन लेते हो, किधर एक्स एक्सिस लेते हो, किधर वाई एक्सिस लेते हो, एकदम तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तुम जैसा मन करे ले लो, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3-4 अगर पार्टिकल है मेरे पास, या 8, 10, 15, 17 कितना भी पार्टिकल्स है, लेकिन डिस्क्रिट है, अलग अलग जगह पे है, तो हम इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखेंगे सबसे पहले। ध्यान से सुनना। अब देखो
इस सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा पार्टिकल्स का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम क्या पता करना चाह रहे हैं? इसका मतलब हम ये पता करना चाह रहे हैं, सपोज सुनो थोड़ा ध्यान से, मेरे पास ये 4 गो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम इन चारों ऑब्जेक्ट को हटा दें सीन से और इनके बराबर मास का एक गो खाली ऑब्जेक्ट लेके अपना काम चलाएं। हम ऐसा कर सकते हैं। सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है सपोज, ठीक है, और ये सभी ऑब्जेक्ट का मास मिला के 10 kg है। तो हम क्या करेंगे ना, हम पूरे सीन से इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हटा देंगे और एक 10 kg का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे अज्यूम्ड मान लेंगे कि वहाँ पे रखा हुआ है। तो होगा क्या, 4 पार्टिकल की जगह मेरे पास 1 पार्टिकल आ गया। अब मेरे लिए आगे कैलकुलेशन करना आसान हो गया। हम जो भी काम करेंगे अब इसी को लेके काम करेंगे। वहाँ पे 4 पार्टिकल था, हमको चारों को देखना पड़ता, चारों से रिलेटेड कैलकुलेशन करना पड़ता, कैलकुलेशन जंबल हो जाता। हम क्या करेंगे, इन चारों को हटा देंगे, इन चारों के मास के बराबर मास का एक पॉइंट ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे और उससे हम सारा कैलकुलेशन कर लेंगे और वो सारा कैलकुलेशन सही आएगा। तो सेंटर ऑफ मास करता क्या है, मेरे कैलकुलेशन को आसान बना देता है ना, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। हम एग्जैक्ट एग्जांपल देख चुके हैं जब हम लोग वो चेन का पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी फाइंड किए थे। दोनों मेथड से हम लोग कैलकुलेट किए थे, इंटीग्रेशन यूज़ करके भी कैलकुलेशन किए थे, सेंटर ऑफ मास मान के भी कैलकुलेशन किए थे। कितना आसान हो जाता है कैलकुलेशन, है ना। अब देखो समझो, अगर हमको इस तरह से कुछ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है जी, तो वो एक पॉइंट होगा ना, वो एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट का कोई x और कोई y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हम ओरिजिन लिए, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, और यहीं पे ये सारा पार्टिकल्स रखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो m1 जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उस पॉइंट का नाम a है और उसका x कोऑर्डिनेट x1 और y कोऑर्डिनेट y1 है। m2 जिस पॉइंट पे रखा हुआ उसका नाम b है और उसका x कोऑर्डिनेट x2 y कोऑर्डिनेट y2 है। इसी तरह से m3 जिस पॉइंट पे रखा हुआ है इसका x कोऑर्डिनेट x3 y कोऑर्डिनेट y3 है। इसी तरह से m4 जिस पे रखा हुआ, जिस पॉइंट पे रखा उसका नाम हम अपने मन से d दे दिए हैं और इसका x कोऑर्डिनेट x4 और y कोऑर्डिनेट y4 है। मतलब सभी पार्टिकल्स का x और y कोऑर्डिनेट हमको पता है। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होता है, देखना हम ऐसे लिख दे रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, खाली cm भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, हम पूछेंगे अभी, क्वेश्चन देंगे, सबसे बनना चाहिए, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट उठाओ, उसका मास लिखो, उसका x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट का मास उठाओ, उसके क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हर जगह उसके मास को x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरा ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उसको उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। चौथा ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उसको उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो ऐसा कर देंगे। मान लो 5 गो ऑब्जेक्ट है, 7 गो ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और y में फिर हम क्या करेंगे, यस, उन सभी मासेस का सम कर देंगे, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और अगर ज़्यादा रहा तो ऐसे ही ऐड कर देंगे। इतना छोटा सा काम करेंगे, हमको सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4। अगर आगे भी ऐसा रहा तो ऐसे करते जाएंगे और y में सभी ऑब्जेक्ट्स के मास को ऐड कर देना है। बात समझ में आ गया। और अगर बाय चांस मान लो ये जो सभी पार्टिकल्स है ये स्पेस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है, मान लो प्लेन में नहीं है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो हमको एक z एक्सिस भी लेना पड़ेगा और सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना।
तो अगर वैसा सिचुएशन रहा तो इन सभी पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ z कोऑर्डिनेट भी होगा। तो हम इस तरह से z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड कर लेंगे जी, एकदम सेम m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 ऐसे ही करते जाएंगे बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, बहुत आसान सा चीज़ है, फटाफट कॉपी कर लो। फोकस आ रहा? देखो एक चीज समझना, कई बार क्या होता है यहाँ पे ना, अब हम इतना सारा पार्टिकल्स हटा देते हैं, हम 3 पार्टिकल खाली रखते हैं, ठीक है। हम खाली 3 पार्टिकल रखते हैं, इसको m3 कर देते हैं। ध्यान देना, ऐसा करते हैं यहाँ पे m3। हम अब क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, बात समझना बहुत ध्यान से। ओ m1 होगा ना। देखो हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन 2 तरह से समझ सकते हैं या 2 तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमको उस पार्टिकल का या उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है तो भी हमको उसका पोजीशन पता चल जाएगा। जैसे सपोज करो ये अपना x एक्सिस है जी, ये y एक्सिस है। अगर हमको पॉइंट का, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो हमको पता चल जाता है पॉइंट कहाँ पे है, हमको कहाँ जाना पड़ेगा उस पॉइंट को खोजने के लिए। अगर हमको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर हमको उसका पोजीशन वेक्टर पता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है तो भी हमको वो पॉइंट मिल जाता है। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब वो कितना लंबा है। जैसे सपोज करो ये 2 मीटर है सपोज करो, और x एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। पॉइंट यहाँ पे हमको अगर एक ऐसा पोजीशन वेक्टर दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है और x एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम 2 मीटर का एक कुछ भी ले लेंगे, मान लो ऐसे एक लकड़ी ले ली और 30 डिग्री पे ऐसे चले जाएंगे, उसका जो एंड पॉइंट होगा वहीं पे वो पॉइंट मिलेगा। तो हम पोजीशन वेक्टर के हेल्प से भी किसी भी पॉइंट को ढूंढ सकते हैं या उसका एग्जैक्ट एड्रेस बता सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं दिया हुआ रहता है लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर हमको पता रहता है। सपोज करो ये पॉइंट m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है। इसी तरह से ये पॉइंट m2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, और ये पॉइंट m3 है जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r3 है। ध्यान देना, पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है, तो हम लोग देखे होंगे कभी कि पोजीशन वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। तो अगर हमको पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है लेकिन उनका पोजीशन वेक्टर पता है तो भी हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। तब यहाँ पे हमको सेंटर ऑफ मास का तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम खाली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट इनटू इसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट इनटू इसका पोजीशन वेक्टर प्लस तीसरा ऑब्जेक्ट इनटू इसका पोजीशन वेक्टर बाय तीनों ऑब्जेक्ट का मास का सम। बस, है ना, फटाफट लिख लो। एक काम करो, इसमें खाली क्या करो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इस हेडिंग को लिख लेना इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। हेडिंग एक बार और लिख लेना और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख लेना। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख लेना। डिस्क्रीट, असल में ना जब हम छोटा थे तो हमको डॉक्टर बनने का मन था। दिखता है,
अब पापा डांट के हमको बोले ना मैथ्स लेगा तो फर्जी डॉक्टर बन जाएगा। बोल के सर्टिफिकेट भी मिल ही गया। लिखो जी फटाफट। क्या लिखो लिखो लिखना है, लिखना तो फटाफट बस। हो गया, मिटा दें। अंजलि लिखी। एक क्वेश्चन है जी, अरे यार कॉमन सेंस भी तो लगा लो कम से कम। वही तो नहीं है सुन। इतना भी सच नहीं बोला था। लो बनाओ, आसान क्वेश्चन दिए हैं। बुतरू छाप क्वेश्चन है, सबको बना लेना पड़ेगा। कभी झोला छाप, कभी बुतरू। फिक्स कीजिए। हम बोले झोला छाप कभी हो तो तुम लोग बोली। और जो है वही ना। क्यों बोलना, मैं झूठ नहीं बोलती। देख रहा अंशिका। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो सेंटर ऑफ मास निकालने बोल रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। जेड जो नहीं दिया वो नहीं फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया? और जब ऐसा हम निकाल लेंगे ना तो फाइनली लिख देंगे कि सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 16/5, 9/5, क्योंकि कोऑर्डिनेट है ना तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं। नहीं नहीं, इक्वल टू लिख देंगे, हो गया, ठीक है। वैसे अगर लैंग्वेज में लिखना है लिख सकते हैं।
ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहे इक्वल टू लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे 3 लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये दूसरा क्वेश्चन है, बी नंबर। पहला ऑब्जेक्ट का मास 2 को उसके पोजीशन वेक्टर यानी 2i कैप बोलना जी -3 J कैप -2K कैप इससे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस दूसरा मास कितना है प्लस -3i कैप प्लस J कैप प्लस K कैप बाय टोटल मास जो कि 7 होगा। उसको सॉल्व करते हैं तो 4i कैप -6j कैप -4k कैप -15i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप बाय 7। तो क्या 4i और -15i है ना, तो -11i कैप -6j, तो ये -j कैप और वो क्या हो जाएगा +k कैप बाय 7। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा इसको अलग कर देना, तो -11/7i कैप -j बाय 7 या -1/7j कैप भी लिख सकते हैं और +1/7k कैप या k कैप बाय 7 भी लिख सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, यही आंसर हो गया अपना, ठीक है। सही में बढ़िया। नहीं दिख रहा क्या विशाल? तो उनका पीछे कहाँ बैठा थी? मैं तो लिखा हुआ था, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। मैं तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, थोड़ा हाथ चलाओ फास्ट, बड़ी स्लो लिखता है एकदम। लिखो क्वेश्चन लिखो, 4 particles FOUR 4 particles ABCD कैपिटल में लिखना, A, B, C and D having masses M, छोटा लिखना, सब छोटा मास लिखना। 4 particles A, B, C and D having masses छोटा m, 2m, 3m and 4m respectively. Having masses m, 2m, 3m and 4m respectively are placed in order at the corners। कॉपी मत पलटो आसना, बिना पीछे देखे बनाने का कोशिश करो। in order at the corners of a square, at the corners of a square of side A, छोटा a, of side A, छोटा a, कैसे ब्लर हो ठीक है, इधर उधर है ना, अब ये वायरल कर दो। ब्लर नहीं ना हो रहा है जी, ठीक। फाइंड द लोकेट द सेंटर ऑफ मास। क्या साइड ए छोटा है, साइड छोटा है ना, फुल स्टॉप।
लोकेट द सेंटर ऑफ मास। ये स्क्वायर का फोटो दिया हुआ है, टेंशन मत लेना, हम अभी ये कर दे रहे हैं, ब्लू से ड्रॉ ज़रूर कर रहे हैं। ऐसे स्क्वायर है एक, लेकिन इसके वर्टिसेस पे ऐसे पार्टिकल्स रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना, वर्टिसेस का नाम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये जो मास है इसका वैल्यू m है, इधर वाले का 2m है, ये 3m है और ये 4m है, ठीक है। बस इतना ही है, क्वेश्चन में यही है, ठीक है। अब देखो बोला क्या है, इन चारों पार्टिकल का हमको सेंटर मास चाहिए। सबसे पहले तो हमको ओरिजिन लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से, जहाँ हमको मन करे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना पड़ेगा अपनी मर्जी से, जहाँ हमको मन करे। अगर तुमको फिगर में ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिया हुआ हो तो कोशिश क्या करो कि किसी एक पार्टिकल पे ओरिजिन ले लो। हम इस पार्टिकल पे ओरिजिन ले लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन ले लिए। पहले देख लो, सब लोग देख लो, कॉपी बाद में करना, ठीक है। क्या हम बोले कि अगर फिगर में ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिया हुआ हो, तुमको खुद लेना है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकल पे ओरिजिन ले लेते हैं। अपने सुविधा अनुसार तुम एक्स एक्सिस ले लो, हम इस लाइन में एक्स एक्सिस ले लिए जी, इसको एक्स एक्सिस मान लिए और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ छोटा ए है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो साइड है ये ए से बी ए, बी से सी ए, सी से डी ए और डी से ए छोटा है सब है, ठीक है। हम जिससे पूछेंगे वो बोलते चलना। बोलो कोऑर्डिनेट्स समझ में आता है ना? बोलो ये जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हाथ खड़ा कर रही है, कोई हम बहुत भारी चीज पूछ रहे हैं। बोलो श्रेष्ठा। m मास है, देखो ये ओरिजिन है, ये 0 0 होगा, ओरिजिन पे ही वो पॉइंट है ना, a पॉइंट तो ओरिजिन पे है, ठीक है। तो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा देखो ध्यान देना, यहां से यहां का डिस्टेंस जी छोटा a है, ठीक है, ये बात समझना। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी शिवांशु? 0 और देखो B पॉइंट तक जाने के लिए हमको x एक्सिस में a डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट, ये सब तो यार 7वां 8वां क्लास में बच्चा लोग पढ़ता है कोऑर्डिनेट्स। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। देखो ये लोग, रुक जाओ इसको बोलने दो थोड़ा, हम भी तो देखें कि 10वां तक बच्चा लोग पढ़ा क्या है कि खाली गुल्ली खेला है, कितकित लड़की लोग कितकित खाली खेल के 10th पास की है। ऐसा नहीं है। बोलो सपना। 8 सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा हम ऐसे बाहर लिख दे रहे हैं। बताओ अब ये हमको पूछना पड़ रहा, लानत है यार। डी कहाँ बोली? उसका क्या फायदा ऐसा बोलने से जब हम सुन भी नहीं पाए। चलो बोलो डी पॉइंट का बताओ जोर से। मुंह तोड़ देंगे तेरा, बोल देते हैं। उसके बाद मुंह से आवाज नहीं, खाली हवा निकले फप 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 इससे कर। दांते नहीं रहेगा तो बचेगा क्या? बोलो। गुड। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? x0 और y है। ये सबको समझ में आता है ना? ये 11th क्लास का बच्चा को बताने लायक चीज ही नहीं है, लेकिन हम क्या बोले तुम लोग। अब करना क्या, हमको सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो सबका कोऑर्डिनेट्स तो तुमको मिल गया ना, करो फाइंड। चलो 3 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट बनाओ।
टाइम स्टार्ट हो चुका है, आ भी गया। हम ऐसे तो फिर मेरा भी रुक क्या करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट का मास लेंगे m और इसका x कोऑर्डिनेट 0। देखो किसी पॉइंट पे ओरिजिन ले लेने से क्या फायदा हो जाता है, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तुमको 0 ले लेना होता है। ठीक है, आ गया प्रियांशी। तो प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट का मास क्या है जी, 2m और इसका x कोऑर्डिनेट a, तीसरा 3m इसका x कोऑर्डिनेट a, चौथा 4m इसका x कोऑर्डिनेट 0 और बाय टोटल मास लिखेंगे ना जी, तो 10m हो जाएगा। लिख देते हैं, हो क्या गया, ये खत्म हो गया जी, वो खत्म हो गया, 2ma 3ma 5ma बाय 10m, mm कट गया, 5 से काट दो, a/2 आ गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला ऑब्जेक्ट का मास इसका y कोऑर्डिनेट प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट का मास इसका y कोऑर्डिनेट प्लस तीसरा ऑब्जेक्ट का मास इसका y कोऑर्डिनेट प्लस चौथा ऑब्जेक्ट का मास और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है a बाय टोटल मास 10m। ये खत्म हो गया जी तुम्हारा, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। तो 3ma 4ma 7ma बाय 10m, mm कट गया 7a बाय 10। तो क्या लिख देंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, x कोऑर्डिनेट a बाय 2, y कोऑर्डिनेट 7a बाय 10 हो गया। ठीक है, समझ गया सब लोग। अब छोटा छोटा होमवर्क दे रहे हैं, थोड़ा कर लेना क्योंकि नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा भारी होगा, है ना, थोड़ा सा बस। लिखा? हाँ तो क्या हुआ, सब तो पढ़ाई हुआ है ना, इतना दिन से तो रिवीजन करते आ रहा है, सब क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन क्या ले रहा है बेटा। क्वेश्चन जी लिख लेगा, होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है जी, साइड जो है वो ए है, ए है, ए है, ठीक है, साइड ए है, ध्यान देना, बुरा मेंशन नहीं करे, लिख नहीं रहे, लेकिन समझ गया होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है सो। नहीं नहीं नहीं, होमवर्क है।
मास दिया हुआ किसमें मास नहीं, उसमें मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मास का वैल्यू नहीं दिया हुआ उसमें, इसमें वैल्यू दिया हुआ है। m के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, m तो कट जाएगा। सर वो सबका कॉपी में हम बना हुआ देखेंगे। अभी बुढ़वा एक बार तुम पूछी सर अभी बनाना, हम बोले नहीं होमवर्क है। होमवर्क नोट करते हुए देखेंगे। अब एक ही कान से सुनती है तो हम क्या करें, दोनों कान भगवान दिए हैं, यूज करो दोनों। याद है। स्टाइल अच्छा है। 2 5 7 क्या बोला? इधर बारी का विशाल कुमार दाढ़ी नोच लेंगे जी, बोल देते हैं। टेंशन में ले लो ए सोनी क्यों हंसी दिखा रही है? ये क्वेश्चन से जी सबको बना लेना। आंसर नहीं पता है, आंसर अपना देख लेना, ठीक ना।